हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपको जैसे दिखाई दे रहा हूँ वैसा ही हूँ। अभी थोड़ी सी वॉइस ख़राब है, जुकाम है। ऑलराइट, तो अपना ध्यान में रखें, अपना मतलब घर पे अच्छे से रहें, बाहर जाएं तो पूरी प्रिकॉशन लेकर के जाएं भैया। मतलब कोट वोट जैकेट वैकेट पहन करके जाओ, अच्छे से मफलर लगा के जाओ, बाहर जा रहे हो तो। हाँ, वीडियो चालू करें बच्चों। चलो, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है फ्रिंज चौड़ाई। हाँ, थोड़ी सी वॉइस में तुतलाहट हो सकती है आज, क्योंकि नाक जो है वो साथ नहीं दे रहा है। तो आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रिंज चौड़ाई, है ना। इंग्लिश में इसे फ्रिंज विड्थ बोलेंगे हम। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा वापस से यंग वाले प्रयोग में चलो बच्चों। यंग वाला प्रयोग क्या था, उसमें आपको पता चला होगा कि जो पर्दे पर आपको फ्रिंजें मिलती हैं वो कौन से क्रम में मिलती हैं, एकांतर क्रम में मिलती है। एक दीप्त मिलती है, फिर अदीप्त मिलती है, फिर दीप्त मिलती है और फिर अदीप्त मिलती है। इसी तरीके का सीन है, हम एकांतर क्रम बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और ये बनती क्यों है, तो हम बोलते हैं दो तरीके का व्यतिकरण है। एक संपोषी व्यतिकरण है और एक विनाशी व्यतिकरण है। विनाशी व्यतिकरण के कारण अदीप्त मतलब काली फ्रिंज बनेगी, और संपोषी व्यतिकरण के कारण दीप्त अर्थात चमकीली फ्रिंज बनेगी, ठीक है। तो ये हमें पता है कि संपोषी के कारण तो दीप्त बनती है और विनाशी के कारण अदीप्त बनती है। अब अगर आप गौर करेंगे बच्चों, है ना, तो ये फ्रिंजें कैसी बन रही थी, कुछ ऐसी। ये बीच वाली चमकीली थी, ऐसी थी, है ना। मिडिल फ्रिंज जो होती है, केंद्रीय फ्रिंज जो होती है वो चमकीली होती है। इसके दोनों तरफ क्या होती है, काली फ्रिंज होती है, अदीप्त फ्रिंज होती है, ठीक। फिर इसके दोनों तरफ क्या होती है, आंसर है वापस से दीप्त आएगी। यही तो एकांतर क्रम है ना। तो हमने बोला ये दीप्त, ये अदीप्त, फिर ये दीप्त। इसी तरीके से इस तरफ ये अदीप्त है और ये दीप्त है। एकांतर क्रम में बनती जा रही है। हमें ये पता चल रहा है कि दो दीप्त फ्रिंज के बीच में एक अदीप्त फ्रिंज, एक काली फ्रिंज दब जाती है, एडजस्ट हो गई। या फिर दो अदीप्त के बीच में एक दीप्त फ्रिंज एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसा ही तो है, ठीक। तो दो दीप्त के बीच की दूरी, क्रमागत दीप्त के बीच की दूरी किसकी चौड़ाई हो गई, आंसर है इनके बीच में कौन दब रहा था, अदीप्त, है ना। वो किसकी चौड़ाई हुई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो गई है। ऐसे ही अगर मैं दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी देखूंगा तो उनके बीच में कौन दब रहा है, उनके बीच की दूरी में कौन दब रहा है, आंसर है दीप्त फ्रिंज दब रही है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि अगर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई देखनी है तो वो क्या होगी, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी किसकी चौड़ाई होती है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है। जबकि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी किसकी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है। जो बीच में दब रहा है ना, उसकी चौड़ाई होती है। यही फ्रिंज चौड़ाई है बच्चों, ठीक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप तो ऐसा देख रहे हो कि अगर दो क्रमागत दीप्त, एक दीप्त का ये पॉइंट लूं, एक दीप्त का ये पॉइंट लूं, तो सर आप देखेंगे कि दीप्त का इधर से भी आधा भाग आ रहा है, इधर से भी आधा भाग आ रहा है, इस तरीके से। तो एक दीप्त ये हो गई, एक अदीप्त ये हो गई, ठीक है। दो फ्रिंज आ गई हैं आपकी चौड़ाई के, आप जिस हिसाब से बता रहे हो बच्चों। तो जितना चौड़ा मैं बना रहा हूं ना फ्रिंज को, उतनी चौड़ी जिंदगी में ना मिलेगी तुम्हें ये फ्रिंज, कभी नहीं मिलेगी। ये फ्रिंज कैसे मिलती है, हालांकि अभी तो मैं लाइन से शो कर रहा हूं, ये ऐसी, अभी भी दूरी ज्यादा है, फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा है। ये लाइनें बना रहा हूं ना मैं, तो ये जो मैंने लाइनें बनाई है बच्चों,
ठीक, ये तो हो गई अदीप्त फ्रिंज। और इनके बीच में जो बोर्ड का व्हाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो हो गया दीप्त फ्रिंज। ठीक है, इतनी चौड़ाई होती है, इससे भी कम ही मिलेगी, इससे भी कम मिलेगी। हाँ, ये चौड़ाई कब बढ़ती है, जब दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तब हमें ये चौड़ाई ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई कब ज्यादा होती है, जब पर्दा बहुत दूर होता है ना, तब जाके चौड़ाई हमें थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। अदरवाइज इनके मध्य की जो दूरी है वो बहुत कम होती है बच्चों। आप जब कैलकुलेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये दूरी जो है वो तो पॉइंटों के अंदर आ रही है ना। पॉइंटों के अंदर मतलब एमएम्स के अंदर ये दूरी आती है। फ्रिंज चौड़ाई जो होती है वो मिलीमीटर में आती है, ये ध्यान में रखना। सामान्यतः अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो। ठीक, और ये डिपेंड करती है फ्रिंज चौड़ाई किसके ऊपर, पर्दे की दूरी के ऊपर, कि पर्दा कितना दूर है। अगर पर्दा दूर है तो फिर आंसर है फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी, लेकिन अगर पर्दा पास है तो फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी। ऑलराइट, तो ये वो तो सिर्फ समझाने का तरीका था। ठीक है, लेकिन अगर आप इस बीच में देखोगे तो ये काली फ्रिंज और ये काली फ्रिंज, इन दोनों के बीच में तो दीप्ति दब रही, कोई दिक्कत ही नहीं था, आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, दो काली फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या होती है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, और दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की या चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या होती है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है। इस चीज को सदैव ध्यान में रखें। ठीक, अब आगे समझिए। तो मैं ये बोलता हूं कि ये तो केंद्रीय वाली है, बीच वाली दीप्त है ना। तो ये पहली अदीप्त होगी, पहली दीप्त सॉरी फर्स्ट, और ये फर्स्ट अदीप्त, ये फर्स्ट अदीप्त और ये फर्स्ट दीप्त। इसी तरीके से चलेगा। अभी आगे क्रम ऐसा ही चलता जाएगा। फिर ये सेकंड अदीप्त होगी, सेकंड अदीप्त, और इधर भी सेकंड अदीप्त, है ना, ऐसा ही होगा। ठीक, तो अब अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोलूंगा दूसरी अदीप्त की दूरी में से पहली अदीप्त की दूरी घटा दो, क्या आ जाएगी, दीप्त की दूरी आएगी। ठीक, ऐसे ही यहां पे आप कर सकते हो क्या भाई, दीप्त को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे नीचे एक और बना लो। तो अदीप्त को निकालने के लिए हम बोलेंगे कि दूसरी दीप्त में से पहली दीप्त की दूरी को निकालोगे तो अदीप्त आ जाएगी, और पहली दीप्त में से अगर केंद्रीय दीप्त को घटा दूं, उसकी स्थिति को घटा दूं, तो फिर मेरे को अदीप्त की चौड़ाई मिल जाएगी। ठीक, ऐसा ही तो हो रहा है, यही तो क्रम है। ठीक, तो ये कुछ ऐसा है बच्चों कि अगर मैं सेकंड दीप्त में से, समझ रहे हैं इस चीज को, घटा दूं किसको, फर्स्ट दीप्त की दूरी को, सेकंड दीप्त की दूरी में से अगर फर्स्ट दीप्त की दूरी को हटा दो, सेकंड दीप्त तो मैंने बनाया ही नहीं है खैर, लेकिन सेकंड दीप्त में से किसको, फर्स्ट दीप्त को अगर मैं घटा दूं यहां पर, अगर आप देखें तो, है ना, तो क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि इनके बीच में कौन दब रही थी, अदीप्त दब जा रही थी। ठीक है, अदीप्त दब जा रही, तो ये किसकी चौड़ाई है, अदीप्त की चौड़ाई है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं सेकंड अदीप्त में से घटा दूं किसको, फर्स्ट अदीप्त को, सेकंड में से किसको, फर्स्ट को, सेकंड अदीप्त में से फर्स्ट अदीप्त को, तो बीच में कौन आ गया, दीप्त फ्रिंज आ गई। तो ये किसकी चौड़ाई होगी, आंसर है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होगी, दीप्त की चौड़ाई। और यही पैटर्न है बच्चों, क्या भाई, n+1 वाली फ्रिंज में से किसको घटा दो, nवीं फ्रिंज को घटा दो। अगर फर्स्ट फ्रिंज मेरी n है तो सेकंड फ्रिंज क्या होगी मेरी, n+1 होगी। यहां पर भी सेम है, अगर मैं nवीं दीप्त, ये हो गई nवीं अदीप्त और ये हो गई n+1 अदीप्त, तो n+1 अदीप्त में से अगर nवीं अदीप्त को घटा दूंगा तो किसकी चौड़ाई मिलेगी, दीप्त की चौड़ाई मिलेगी। राइटिंग थोड़ी खराब हो गई है, इसे सुधारने की कोशिश करूंगा अभी मैं। ठीक है, तो ये ध्यान में ही रखिएगा, मैं सारा काम n में करने वाला हूं। ठीक है, कि nवीं अदीप्त में से, सॉरी n+1 वाली अदीप्त में से nवीं अदीप्त को घटा दो तो क्या मिल जाएगा, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, और n+1 दीप्त में से nवीं दीप्त को घटा दोगे तो क्या मिलेगा, अदीप्त की चौड़ाई मिलेगा।
आप इसे दूसरे पैटर्न में भी समझ सकते हैं। कैसे भाई, मैं अगर इसे n मानूं, ये nवीं दीप्त मानूं, तो इसे फिर n-1 वाली मान लो। एक कम कर दो भाई, दो में दो और एक में एक का ही तो अंतर है, तो हमने बोला कि ये एक कम हो जाएगी। तो इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर इसे आपने nवीं माना है तो इसे फिर n-1 वाले दीप्त मानो, है ना। इस तरीके से ही काम होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि लास्ट में फॉर्मेशन कैसे हमें करना है। फिर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनने की कंडीशन तुम्हें पता होनी चाहिए कि वो फ्रिंजें बनती कैसे हैं। तो ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में कराया है, उस वीडियो को पूरा देखे बच्चों। उस वीडियो को अगर आपने एंड तक नहीं देखा है प्लीज उसे देखिए, उसमें साफ साफ मैंने बता रखा है कि दीप्त फ्रिंज जो है वो संपोषी व्यतिकरण से बनती है, और संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। साफ साफ बता रखा है वहां, पथांतर क्या होना चाहिए, लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। कलांतर क्या होना चाहिए, हम बोलते हैं पाई का समगुणज होना चाहिए। ठीक है, जबकि विनाशी व्यतिकरण के कारण काली फ्रिंज बनती है, और काली फ्रिंज के लिए जो कलांतर है वो पाई का विषम गुणज होता है। पाई का कैसा गुणज होता है, विषम गुणज होता है। और पथांतर जो है वो 2n+1 ऐसा ही होता है ना, 2n+1 λ/2 ऐसा ही बोलते हैं, λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बातें हैं बच्चों, तो वो चीज प्लीज पहले देख लीजिएगा। ओके, तो काम करना चालू करते हैं। इसके लिए डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे, थ्योरी को किस तरीके से लिखेंगे वो समझिए। तो मैं पहले थ्योरी लिख देता हूँ, ये तो बहुत सिंपल है जो मैंने आपको समझाया। आपको जो लिखनी है थ्योरी, तो हम लिखेंगे 2 क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी ही फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है ना। और ये बात ध्यान में रखना, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है। क्यों? क्योंकि हमने कला शब्द प्रकाश स्रोत का उपयोग किया है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये डन हुआ। चलिए अब इसके लिए हमें क्या करना है, तो देखो यहां पर पर्दा होना चाहिए, ये हमारा पर्दा है जिस पे हमें फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, और यहां पर कार्डबोर्ड होगा या फिर एक और पर्दा होगा, लेकिन उस पर्दे पर क्या होगा बच्चों, 2 छेद होंगे। अरे यंग के प्रयोग में, द्विस्लिट प्रयोग में 2 छिद्र थे नहीं थे? आपको पता चल रहे होंगे ये छिद्र। मैं थोड़े से चौड़े बना देता हूं, हालांकि ये संकीर्ण होने चाहिए एक व्यतिकरण के लिए। ठीक, अब ये थोड़ी सी समझिए कि इस वाले को हमने बोला था S1 प्रकाश स्रोत और इस वाले को बोला था S2 प्रकाश स्रोत। ये पर्दे का केंद्र मैं मान लेता हूं O। ठीक है, पर्दे का जहां पे आपको फ्रिंज मिलने वाली है वो। पर्दे तथा प्रकाश स्रोत के मध्य की दूरी कैपिटल D होती है, ध्यान में रखिएगा। किसके बीच की दूरी? पर्दे तथा प्रकाश स्रोतों के मध्य की जो लंबवत दूरी होती है वह कैपिटल D होती है। और ये और समझने वाली बात है कि दोनों प्रकाश स्रोत, जो संकीर्ण प्रकाश स्रोत है ना, इनके मध्य की दूरी स्मॉल d होती है। कंफ्यूज मत होइएगा, स्मॉल d किसके बीच की दूरी है? दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी है, ये स्मॉल d है, तो हमने इसको स्मॉल d लिखा। तो फिर अगर मैं इस वाले पॉइंट को n लिख दूं तो आपको पता चलेगा कि S1 से n तक की जो दूरी है वो d/2 है।
इसी तरीके से n से लेकर S2 तक के बीच की दूरी क्या है, वो भी d/2। अरे ये दूरी बराबर भागों में बढ़ जाएगी ना बच्चों, बटेगी नहीं बटेगी? ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको क्या लिखना है आगे थ्योरी के अंदर, तो हम बोलेंगे कि माना S1 और S2 प्रकाश स्रोत जिनके मध्य की दूरी स्मॉल d है से लंबवत दूरी कैपिटल D पर एक पर्दा उपस्थित है। इस पर्दे पर व्यतिकरण के कारण एकांतर क्रम में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों का निर्माण होता है। ठीक है, इतना लिखना है, इससे ज़्यादा थियरी लिखने की आवश्यकता है नहीं। इस बार तो वैसे भी बोर्ड के अंदर, सभी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड चाहे कोई सा भी हो, सभी के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है, या फिर छोटे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आएंगे, तो उनके ऊपर ज़्यादा गौर करना है। ठीक, अब क्या होगा, तो व्यतिकरण होना चाहिए और व्यतिकरण से फ्रिंज का निर्माण होना चाहिए। हमने बोला यहाँ पर कोई एक फ्रिंज बन रही होगी, इस वाले पॉइंट के ऊपर कोई एक फ्रिंज दीप्त भी हो सकती है और अदीप्त भी हो सकती है। लेट्स सपोज करो वो पॉइंट P है, तो वो कब व्यतिकरण होगा, तुमने बोला कि एक तरंग तो इससे जाएगी ऐसा, ठीक है, और एक तरंग इससे जाएगी ऐसा। है ना, ये दोनों तरंगे जो है वहां पर जाएंगी, व्यतिकरण करेंगी, समपोषी या विनाशी जो भी, और वहां पर किसका निर्माण करेंगी, फ्रिंज का निर्माण करेंगी। तो हमने बोला P बिंदु पर फ्रिंज बन रही है। कौन सी फ्रिंज अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम बोल सकते हैं कि वो दीप्त भी हो सकती है और अदीप्त भी हो सकती है। कंडीशन अप्लाइड, और वो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे भाई। फिर ये कौन सी है, पहली है, दूसरी है, कौन सी है, तो जो हमें अभी तक पता ही नहीं कि कौन सी है, तो हम बोलेंगे NV है। कौन सी है, NV दीप्त भी बन सकती है और NV अदीप्त भी बन सकती है। तो हम बोलते हैं P बिंदु पर कोई NV फ्रिंज बन रही है। ठीक है, ये जो P बिंदु है वो O से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा। लेट्स सपोज कीजिए वो दूरी y है। ये जो दूरी है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं, और चूंकि NV फ्रिंज के लिए है इसलिए मैं इसे YN लिख देता हूं। ठीक है, ये मेरा टर्मिनोलॉजी है, आप इसे x भी लिख सकते हैं, मैं इसे y लिख रहा हूं। ठीक है, तो y पता चल गया, किसकी दूरी है थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हमेशा केंद्र पर केंद्रीय दीप्त बनेगी। तो केंद्रीय दीप्त से केंद्रीय दीप्त से NV फ्रिंज के मध्य की दूरी, वो NV फ्रिंज कुछ भी हो सकती थी। केंद्रीय दीप्त से NV फ्रिंज के मध्य की दूरी क्या है, y है, या फिर केंद्र से फ्रिंज तक की दूरी क्या है, y है, ये ध्यान में रखना। ठीक, अब हम काम कैसे करेंगे, तो मैं बोलूँगा आपको हर बार पथांतर निकालना है। अगर पथांतर आपने n लैम्डा बोल दिया तो P बिंदु पर बन जाएगी समपोषी व्यतिकरण के कारण चमकीले फ्रिंज। अगर आपने पथांतर बोल दिया λ/2 का विषम गुणज, तो आप बोलोगे कि P बिंदु पर बनेगी विनाशी व्यतिकरण से अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बेसिक बात है पथांतर निकालना है। पथांतर कैसे निकाला जाएगा, बहुत सिंपल टास्क है। कैसे, तो हमने बोला कि ये S1 से लेकर P तक की दूरी और S2 से लेकर P तक की दूरी को अगर आप गौर करोगे तो कौन सी दूरी ज्यादा है बच्चों, चित्र से पता चल रहा है S2P वाली दूरी ज्यादा है, किससे, S1P से। तो इसका मतलब इसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा, यही तो है। कितना ज्यादा, इस तरंग से इस तरंग को कितना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा, कितना ज्यादा गमन करना पड़ा, वही पथांतर होता है। दो तरंगों के पथों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, पथांतर कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पथ के मध्य का अंतर। तो वो पथांतर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बोलते हैं ये इनके मध्य की दूरी बहुत कम है। ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक से दूसरी पर लंब डाल दो। ये हमने लंब डाला, ठीक है। इस लंब से हमें क्या फायदा हो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बच्चों ये है ना, और ये वाला पॉइंट मैंने लिख दिया x। इससे हमें ये पता चला कि S1 से लेकर P तक की दूरी और X से लेकर P तक की दूरी दोनों समान है लंब डालने से, ठीक है। तो फिर पथांतर कितना, तो हमने बोला कि ये वाली जो है ना वो कितना ज्यादा चल रही है, इतना ही तो ज्यादा चल रही है, S2 से लेकर X तक ज्यादा चल रही है। तो वास्तविकता में इन दोनों किरणों या इन दोनों तरंगों के मध्य का जो पथांतर है वो क्या है, S2X है, ये इतना ही ज्यादा चल रही है, ठीक। हमें क्या करना है, S2X को निकालना है।
जब हम ये काम कर रहे थे तो हमें ये पता चला था, यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा था तो ये वाला कोण जो है इसे मैं अगर थीटा मान लूँ, यहाँ पर एंगल थीटा है बच्चों, ये ध्यान में रखना। ये बहुत छोटा बन रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ थीटा है, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक। एक काम और हमने किया, हमने ये जो एन बिंदु है, यहाँ पर कोई स्रोत नहीं है बच्चों, पता चले तुम यहाँ पर एक और स्रोत बना दो, कोई स्रोत नहीं। इस एन बिंदु को स्केल से बनाओगे आप तो आपको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो हम देखते हैं कि जितना थीटा कोण यहां पर बनता है उतनी ही ऊंचाई पर वो फ्रिंज भी बनती है। ये भी कोण कितना है, थीटा, ये बात ध्यान में रखना। कोणीय चौड़ाई हम कहते हैं वास्तविकता में इसे, ठीक। तो ये कोण भी कितना है, थीटा ही हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो ये पता चला हमें। चलिए, तो दो चीजें हो गई, दो थीटा बने, एक तो जब आपने लंब डाला था तब, और एक वो फ्रिंज जो बन रही है वो ओ बिंदु से जितनी ऊंचाई पर बन रही है, जब वो केंद्र के ऊपर क्या बनाए, कोण आपतित करे तो वो कोण कितना है, थीटा है, ये ध्यान रखना है। और ये दोनों कोण ही क्या है, समान होंगे, ये हमें प्रयोग से पता चलता है। चलिए काम करना चालू करते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इसे कॉम्प्लिकेट करने की कभी कोशिश मत करना। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, जैसा समझा रहा हूँ वैसा समझिए। हम पथांतर कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो हमने बोला दोनों प्रकाश स्रोतों से गमन करने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, वो पथांतर क्या होगा, तुमने लिख लेना है डेल या फिर डेल एक्स, जो भी आपकी मर्जी आए। वो हमने लिखा क्या भाई, S2P में से किसको घटाओ, S1P को, यही फॉर्मेट है। S2P में से किसको घटाया गया, S1P को। फिर S2P है क्या, तो हमने बोला S2X प्लस XP तो है, और माइनस क्या, S1P। अब हमें ये भी पता है कि S1P और XP ये दोनों बराबर है, तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली मिला S2X, यही क्या है, पथांतर है। हमें हमेशा ये S2X ही निकालना है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब काम कैसे करेंगे, तो हमने ये बोलना है, देखो दो कोण है यहाँ पर, एक तो थीटा इस वाले त्रिभुज में बन रहा है और एक इस वाले त्रिभुज को भी देखोगे तो भी थीटा बन रहा है। हमें थीटा कैलकुलेट करना है यहाँ से, ठीक है। हम क्या करेंगे, थीटा को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने बोला त्रिभुज, सबसे पहले मैं छोटा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, कौन सा, S1 S2 X में, त्रिभुज S1 S2 X में। आप देखेंगे कि त्रिभुज बहुत छोटा है बच्चों, और छोटा होने के कारण ये जो कोण है थीटा का मान ये भी बहुत कम होगा, ठीक। ऐसी स्थिति के अंदर आपको पता होगा साइन थीटा बराबर भी थीटा लिखा जा सकता है और टेन थीटा बराबर भी थीटा लिखा जा सकता है, ठीक। मेरे को क्या निकालना है, आंसर है पथांतर S2X निकालना है, ठीक। अब आप गौर करना, समझना, थीटा के सामने वाली चीज लंब, और 90 के सामने वाली दूरी क्या होती है, कर्ण होती है। लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा ही देता है, तो मैं यहाँ पर साइन थीटा निकालूंगा इस वाले त्रिभुज में। तो हमने लिखा साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है S2X बटे कर्ण क्या है S1 S2, S2X तो मैं ऐसा ही लिख देता हूं, ठीक। ये S1 S2 क्या है, वास्तविकता में है D, है ना, कुछ किताबों में इसे A भी लिखा हुआ होगा। चलो तो S2X निकालो, तो हमने लिखा साइन थीटा बराबर S2X बटा D
इसका मतलब ये हुआ कि S2x का मान किसके बराबर आ गया, d साइन थीटा के बराबर आ गया। आया नहीं आया? ठीक, इसे मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख देता हूँ, नहीं तो आप भी ऐसे ही करोगे। मेरे पास में तो बोर्ड पे आगे जगह कम पड़ने वाली है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था, लेकिन अब नहीं करूँगा। तो S2x बराबर क्या हो जाएगा, d साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और थीटा का मान अगर बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को मात्र और मात्र क्या लिखा जा सकता है, थीटा ही लिखा जा सकता है। तो हमने बोला थीटा के कौन से मान के लिए, अत्यल्प मानो हेतु, मानो हेतु क्या हो जाएगा, S2x बराबर d और साइन थीटा का सिर्फ और सिर्फ थीटा है ना, साइन थीटा का सिर्फ और सिर्फ थीटा। ये ध्यान में रखिएगा। ये समीकरण नंबर क्या है बच्चों, 2 है। ठीक है, चलिए ये पता चल गया, ये पथांतर एक यहाँ से आ गया। आप यहाँ से थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये डन हुआ, आगे समझिए। अब दूसरा त्रिभुज देखो, NOP दिख रहा है, इससे हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। तो हमने लिखा त्रिभुज NOP में। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज पता है, तो मेरे को N से लेकर O तक की दूरी पता है, वो कैपिटल D है। ठीक, और OP दूरी पता है, वो क्या है, YN है, यही प्रदर्शित कर रखा है। ठीक, तो 2 दूरियां, अगर आप थीटा के सामने वाली चीज लंब, ये वाला आधार, लंब और आधार में संबंध देता है tan थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे tan थीटा। तो हमने लिखना है tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है बच्चों, OP बटे आधार, आधार क्या है, NO या ON। ठीक, OP का मान कितना, YN, ये दिख रहा होगा आपको। tan थीटा बराबर ये हो जाएगा YN, और NO का कितना है, कैपिटल D है क्या, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलो मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पर, tan थीटा बराबर आ रहा है YN डिवाइडेड बाय कैपिटल D। तो थीटा का मान क्या है, अल्प है, पहले ही बोल चुके। तो हमने बोला थीटा के अल्प मान हेतु, थीटा के अल्प मान हेतु क्या हो जाएगा, tan थीटा को सिर्फ और सिर्फ थीटा लिखना है, और ये हो जाएगा क्या, YN डिवाइडेड बाय D। डन। ठीक, ये समीकरण नंबर क्या हुआ, 3। देखो इस समीकरण 2 में थीटा की वैल्यू मिसिंग थी, वो थीटा की वैल्यू निकल चुकी है। ये थीटा उठा करके यहां पटक देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 से थीटा का मान रखने पर, ठीक है, थीटा का मान रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पथांतर S2x जो है वो क्या आएगा बच्चों, D, और थीटा की जगह क्या, YN डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है ये। यही सारी आगे की रामायण को बताएगा, यही बताएगा कि दीप्त बनानी है या अदीप्त बनानी है। कैसे, ये पथांतर है, अगर मैं पथांतर को n लैम्डा बोल देता हूं तो वहां पर क्या बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी, nवीं दीप्त बनेगी। ठीक है, और अगर 2n+1 λ/2 बोल देते हैं तो अदीप्त फ्रिंज बनेगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से आगे का काम बहुत तसल्ली से धीरे धीरे करना है, समझते हुए करना है। हमने बोला कि यदि, अब समझना, यहाँ से सारी मेन रामायण चालू हो रही है, अभी तक तो प्रस्तावना बांधी थी, अब फ्रिंज बना रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो हमने बोला कि यदि पर्दे पर P बिंदु पर nवीं दीप्त फ्रिंज का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है या बन रही है, तो
एनवी दीप्त का निर्माण हो रहा है तो पथांतर S2X बराबर n लैम्डा, लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। यही कंडीशन थी ना। अतः हाँ भाई, दीप्त फ्रिंज बना रहे हैं ना हम। कौन सी फ्रिंज बना रहे हैं? ब्राइट फ्रिंज बना रहे हैं वहाँ। तो S2X की जगह क्या लिखेंगे? n लैम्डा। n लैम्डा बराबर क्या? dy(n) डिवाइडेड बाय कैपिटल D। तो yn बराबर क्या हो जाएगा? n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ये क्या चीज़ है अगर मैं पूछूं तो? क्या चीज़ है बच्चों ये? yn बराबर n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। तो आपने देखा yn डायग्राम में, ये दूरी है केंद्रीय दीप्त से nवीं दीप्त के मध्य की दूरी, या पर्दे के केंद्र से nवीं दीप्त के मध्य की दूरी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। हमने क्या निकाला है ये ध्यान में रखें। मैं लिखूंगा पर्दे के केंद्र से या केंद्रीय दीप्त से, केंद्रीय दीप्त से nवीं दीप्त के मध्य की दूरी। ये बात ध्यान में रखना। दो क्रमागत दीप्त नहीं है ये nवीं दीप्त की दूरी है। कहाँ से? पर्दे के केंद्र से या फिर केंद्रीय दीप्त से, क्योंकि पर्दे के केंद्र पर दीप्त फ्रिंज ही बन रही है। ये ध्यान में रखें। ठीक, ये समीकरण नंबर 5 ये काम आएगा आगे। ठीक है, चलो अभी इसको जल्दी से उतारो, आगे का काम करते हैं। मैं इस बीच में ये भी देख लेता हूँ कि वीडियो क्लैरिटी में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी तक तो सही चल रहा है ना? ओके, डन है। आगे चले। चलिए, तो अब इसके आगे हमें क्या करना है? ये हो चुका। ओके, मिटा देता हूं मैं इसे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, है ना बच्चों? और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने खूब दिन हो गया वीडियो बनाए हुए और आपने लगातार इस चीज़ को समझा। बच्चों अभी भी बोलने में थोड़ी बहुत खराश सी लगती है मेरे को बोलने में, तो शायद नेक्स्ट वीडियो आने में टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार रेगुलर हुए तो फिर अच्छे से रेगुलर होंगे। हाँ, तो क्या चल रहा था? ओके, तो हमने दीप्त फ्रिंज बना दी है एक बार के लिए। अब हम वहाँ पर अदीप्त फ्रिंज बना रहे हैं। कहाँ पर? P बिंदु पर। अदीप्त भी तो बन सकती थी भैया, कोई सी भी बन सकती थी। हाँ, दोनों एक साथ नहीं बनेंगे, है ना? अगर दीप्त बन गई तो फिर दीप्त ही बनेगी, अगर अदीप्त बन गई तो फिर अदीप्त ही बनेंगे। तो नेक्स्ट, यदि P बिंदु पर nवीं अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है तो पथांतर कितना? S2X ही था, बराबर क्या होना चाहिए? 2n+1 λ/2। याद रखना भाई, होना चाहिए। अतः, हाँ भाई, अतः क्या? S2X की जगह देखो ये पथांतर था, एक बार इससे हमने क्या बनाई? दीप्त बनाई। अब इसी से ही हमें क्या बनानी है? अदीप्त बनानी है। तो S2X की जगह कितना रखना है? 2n+1 λ/2। ठीक है, बराबर में क्या? यही dy(n) डिवाइडेड बाय कैपिटल D। yn क्या है? यही निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। 2n+1 λ/2, तो ऐसा कैसा? कैपिटल D तो कहाँ जाएगा? ऊपर, और स्मॉल d कहाँ जाएगा? नीचे। यही तो है। ठीक, ये क्या चीज़ है?
ये जो आया ये क्या चीज़ है, 2 YN निकल गए, एक तो ये YN निकला, एक ये YN निकला। ये किसके लिए, ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति थी केंद्र से। ये किसकी है, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। ठीक है, दूरी या फिर स्थिति। ठीक, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ये है पर्दे के केंद्र से एनवी अदीप्त या काली अदीप्त की स्थिति या दूरी। पता चल गया क्या, दोनों स्थितियां पता चल गई हैं। अब हम क्या निकालेंगे, फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे। ये दोनों थोड़ा ध्यान से रख लीजिए, थोड़ा ध्यान में रख लो, क्योंकि मैं पूरा बोर्ड साफ करने वाला हूं, तो इन दोनों का हमें उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा कि दीप्त के लिए n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d होती है दीप्त फ्रिंज की स्थिति, और nवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होती है, 2n+1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2d। ठीक है, ये होती है, ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है, ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति है। अब हमें अगर फ्रिंज चौड़ाई निकालना है तो वही कॉन्सेप्ट, nv में से n-1 वाली को घटा दो, या n+1 में से nv को घटा दो, या दूसरी में से पहली को घटा दो, तीसरी में से दूसरी को घटा दो, चौथी में से तीसरी फ्रिंज की स्थिति को घटा दो। ये तरीका होना चाहिए, क्रमागत का मतलब यही होता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो काम करना चालू करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, मेरे को तो याद है, आपको याद रखना पड़ेगा। बस समीकरण याद रख लीजिएगा, ये 5वां था और ये 6ठा है ना। डेरिवेशन बहुत सिंपल है इसका, और एग्जाम में इनसे संबंधित न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम न्यूमेरिकल को भी इंक्लूड करेंगे, व्यतिकरण से संबंधित न्यूमेरिकल भी इंक्लूड करेंगे, ध्यान में रखिए। ओके, हाँ भाई, तो अब हम फ्रिंज चौड़ाई की बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें कैलकुलेट करना था, वो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। किसकी, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। इसे थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, हाँ, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, तो फ्रिंज चौड़ाई को हम बच्चों बीटा लिखते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और बीटा बराबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि एनवी अदीप्त की स्थिति में से n-1 वाली अदीप्त की स्थिति को घटा दो, यही तो होगा। ये क्या होगा समझना, एनवी अदीप्त की स्थिति कहां से, पर्दे के केंद्र से, ये ध्यान में रखना। में से किसको घटाना है, n-1 वाली, n-1 वाले अदीप्त की स्थिति को, यही तो बताया था। अरे इसी चीज को तो समझाया है हमने। ठीक, एनवी अदीप्त की स्थिति, एनवी फ्रिंज के लिए तो मैंने बता रखा है क्या बच्चों, 2n+1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ठीक है, ऐसा ही है, ये था एनवी की स्थिति। n-1 वाली क्या होगी, तो जहां स्मॉल n है उसकी जगह n-1 लिखो। तो यहां पर बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, तो देखिए इस चीज को कैसे लिखते हैं, ये 2 ऐसा का ऐसा, फिर इस n की जगह क्या, n-1 आना चाहिए। ठीक है, +1 ऐसा का ऐसा, और फिर ब्रैकेट में डालो इस चीज को, तो मैं ये वाला ब्रैकेट लगा रहा हूं, और जो बाहर है ब्रैकेट के वो ऐसा का ऐसा। डन। चलिए, जो कॉमन है उसे आप कॉमन ले सकते हैं। तो हमने लिखा लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2d, तो कॉमन लिया जा सकता है। इसको और समझ लो एक बार, ये 2n+1 है ना, और यहां पे चलो एक बार के लिए लिख लेता, यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2n, ये -2,
ये प्लस का 1, ऐसा ही होगा क्या? यहाँ पर लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2d। गौर करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना हो गया है? माइनस का 1 हो गया है, तो ये 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो इसे अपन ने लिखा 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2d माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2d। यही तो आ रहा है। क्या कॉमन लिया? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2d कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा अंदर? देखो ब्रैकेट में यहाँ पर तो बच रहा है 2n प्लस 1, यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर लेकर गए तो माइनस का 2n, और माइनस को यहाँ पर अंदर लेकर गए तो ये प्लस का 1 हुआ। और कॉमन क्या लिया था? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2d। यहाँ गलती मत कर जाना रे भाई, ये माइनस जाएगा अंदर, है ना, तो इससे भी गुणा होगा तो ये माइनस का ही हो जाएगा प्लस का, ऐसा। ये तो कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2d। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। कौन से फ्रिंज की चौड़ाई निकाली थी अपन ने? डिप्थ फ्रिंज की। ये कौन से की है? बीटा डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई है। कितनी? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ध्यान में रखें, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रह जाएगा ये। चलो, तो ये क्या है? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी निकालेंगे। और तो जब अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? nवीं दीप्त की स्थिति में से n-1 दीप्त की स्थिति ही आएगी। दीप्त में से दीप्त को घटाएंगे तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आती है। यही तो बताया था ना। चलो, इसको उतारो, वीडियो को पॉज कर लेना, है ना। चलो, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अदीप्त की चौड़ाई निकालते हैं। ये ध्यान में रखना भाई, पथांतर का फॉर्मेट पता होगा तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे इसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, है ना। स्मॉल देखो n नहीं आ रहा है, चौड़ाई में स्मॉल n आता ही नहीं है, कभी नहीं आता। अब हम निकाल रहे हैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए क्या हो जाएगा? nवीं दीप्त में से किसको? n-1 की दीप्त की स्थिति को घटाना। बस यही तो करना है और कुछ नहीं करना, ठीक। nवीं दीप्त की स्थिति तो हमें पता है, yn निकाला था क्या? n लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ठीक। इसमें से n-1 लिखो, तो यहाँ पे जहाँ n है उसकी जगह क्या करना है? n-1 करना है। ये तो बहुत सिंपल था। समीकरण नंबर 7 दे दीजिएगा लास्ट वाले को। ये लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी कॉमन आएगा, तो देखो क्या बच रहा है? यहाँ से n माइनस लेके जाओ अंदर, तो माइनस का n और प्लस का 1 कॉमन क्या लिया था? ये, है ना। n से n क्या हुआ? कैंसिल हुआ, तो क्या बच रहा है? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ये किसकी चौड़ाई थी? अदीप्त की। अब गौर करो, अदीप्त की चौड़ाई, वो 7 समीकरण डाल दिया था लास्ट वाला, इसे मैं 8 डाल रहा हूँ। समीकरण 7 और 8 को अगर आप देखोगे तो दोनों केस में ही ये समान आ रहा है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ठीक है। इसका मतलब ये है दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो सदैव समान होती है बच्चों, है ना। इस चीज को ध्यान में रखना कि दीप्त की चौड़ाई और अदीप्त की चौड़ाई क्या होती है? समान होती है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, अतः समीकरण 7 व 8 से स्पष्ट है कि दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं बीटा दीप्त बराबर आता है बीटा अदीप्त, कोई से भी निकालो, दोनों समान यानी, और वो कितना है? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अब यहाँ पर ये समझिए
कि जो बीटा है, ये लिख लीजिएगा कि फ्रिंज चौड़ाई किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आंसर है फ्रिंज चौड़ाई समानुपाती होती है तरंगदैर्घ्य के। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, फिर बीटा समानुपाती होता है कैपिटल डी के। कैपिटल डी क्या है, पर्दे की दूरी, प्रकाश स्रोत एवं पर्दे के मध्य की लंबवत दूरी। तो जैसे जैसे पर्दे की दूरी को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक, और लास्ट वाला क्या, बीटा व्युत्क्रमानुपाती स्मॉल डी। दोनों प्रकाश स्रोतों के मध्य की दूरी, ये एकवर्णीय संकीर्ण प्रकाश स्रोत है। एकवर्णीय मतलब क्रोमेटिक हो गए, है ना, और संकीर्ण मतलब बहुत पतले हो गए। तो इन दोनों प्रकाश स्रोतों के मध्य की जो स्मॉल डी है ना दूरी, ये दूरी जितनी कम होगी फ्रिंज चौड़ाई उतनी ही ज्यादा होगी। इस चीज को ध्यान में रखना। 3 कारकों के ऊपर निर्भर करिए। किस किस के ऊपर, तरंगदैर्घ्य पर, दूसरा पर्दे की दूरी पर, तीसरा दोनों प्रकाश स्रोतों के मध्य की दूरी पर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि इन कारकों पर ये निर्भर करती है। तो आज के लिए इस वीडियो को बच्चों में इतना ही कंप्लीट कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक केस और पढ़ लीजिए। फ्रिंज चौड़ाई तो हो गई, इसी के साथ में आता है कोणीय चौड़ाई। ठीक है, वो और पढ़ लीजिए। हाँ, फिर इसके स्पेशल केस मैं बताऊंगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें इसके स्पेशल केस भी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। 2 केस हम डिस्कस करेंगे बच्चों। एक तो श्वेत प्रकाश के कारण व्यतिकरण, और एक हम पढ़ेंगे कि अगर माध्यम हो तो फिर फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो मैं अभी पॉइंट बता देता हूं, आप डिस्कस कर सके, आप खुद सोच सके कि अगर ये पूरा का पूरा प्रयोग किसी माध्यम में किया जाता तो फिर क्या होता। ये तो हवा में है काम, है ना, माध्यम में होता तो क्या होता। तो कोणीय चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई ये क्या होती है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसे हम सामान्यतः थीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, फ्रिंज चौड़ाई को, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई को। ये क्या होता है, बीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ठीक, इसका मतलब लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अरे ये तो है, बीटा का मान कितना होता है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। और इसमें बीटा में किसका भाग लगाना है, कैपिटल डी का भाग लगाओगे तो डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ, लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। और वास्तविकता में थीटा यहीं से ही निकाला जाता है, ये ध्यान में रखना। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और दोनों प्रकाश स्रोतों के मध्य की दूरी का अनुपात ही क्या कहलाता है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है। ये ध्यान रखना, ये है इसका वास्तविक फॉर्मूला। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी होती है। इस चीज को ध्यान में रखो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो को बच्चों मैं यही कंप्लीट कर रहा हूँ। जिस तरीके से आप इस चैनल को सपोर्ट दे रहे हैं वैसे ही देते रहे हैं। हाँ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हो सके तो प्लीज़ वीडियो के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आता है ना उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। 2-3 एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर दोगे तो शायद थोड़ा बहुत मेरे लिए भी संतुष्टिप्रद होगा। और आपकी मर्जी है बच्चों, सिंपल सी बात है। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।